नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। हम आपको लगातार आपदा की सीरीज़ दिखा रहे हैं। हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि आखिर जो ये पौड़ी है, पौड़ी जनपद में किस प्रकार से आपदा आई है और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, हमने कोशिश की है कि वहाँ पर पहुँचकर आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएँ। उत्तराखंड जो है इस वक्त आपदा की मार झेल रहा है। उत्तराखंड में धराली हो या थराली हो या तमाम जगह हैं जहाँ पर इस वक्त जो है आपदा आई है और लोग इससे प्रभावित हुए हैं। कई जान माल की हानि हुई है और बहुत सारा जो नुकसान है वो हुआ है। एक बात जो महत्वपूर्ण है, जब हम थालीसैंण गए तो थालीसैंण में हमने देखा कि वहाँ पर जो गांव है, गांव के ऊपर से दरारें पड़ी हैं और गांव के घर जो हैं, जो मकान हैं गांव के अंदर में, वो भी क्षतिग्रस्त हैं। लोगों का ये भी कहना था कि ये शायद भूकंप है। अलग अलग एंगल से लोगों ने अपनी कहानियाँ बताई हैं। किसी ने बताया कि पानी जो है ज़मीन के नीचे से बाहर की तरफ निकला है। इसे जियोलॉजिस्ट की भाषा में समझना भी ज़रूरी है। आखिर जियोलॉजिस्ट इस पर अपना क्या मत रखते हैं, क्या उनकी राय है। तो आज हम आपको जियोलॉजिस्ट डॉक्टर MPS बिष्ट से मिलवाते हैं और सुनते हैं कि आखिर वो इस पर अपनी क्या राय रखते हैं। दो बातें हैं। भूकंप के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, वो रिकॉर्ड बताते हैं कि भूकंप आया और किस इंटेंसिटी का आया भी कि नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली जब मैं धराली वाला देख रहा था तो वहाँ तो उस समय कोई भूकंप नहीं आया, क्योंकि हमने सारे रिकॉर्ड चेक करे और वो जितने भी उस 3 दिन में जो भूकंप आए थे वो अफ़गानिस्तान और उस साइड में आए, लेकिन इधर के बेल्ट में नहीं आए। वो पूरा रिकॉर्ड मैंने चेक किया है। अभी इसका मैंने चेक नहीं किया कि इधर के इस बीच कोई घटना आई कि नहीं आई। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ अपने गांव वालों को भी, अपने बासिंदों को, अपने क्षेत्रवासियों को। ऐसा नहीं है कि जो हम बात कह रहे हैं कि जो लोग नदी के किनारे बस रहे हैं वही मर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि आज क्लाइमेटिक चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर है और जो सॉइल की अपनी बाइंडिंग कैपेसिटी थी आज से पिछले 50 साल, 100 साल, 1000 साल, 1 लाख साल पहले से, वो बाइंडिंग कैपेसिटी धीरे धीरे करके डिटोरिएट होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है। सॉइल के आपस में आपने देखा होगा कि एक चट्टान अटकी हुई है, अचानक नीचे गिर जाती है सड़क में, कोई उसको हिला नहीं रहा, डुला नहीं रहा, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? दैट इज़ कॉल्ड ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। धीरे धीरे करके ये जो वेदरिंग प्रक्रिया है नेचर की, वो अपने आप में सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और जो सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी हमारे सॉइल की थी वो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेज आ रहे हैं। मौसम वो नहीं रहा जो पहले था। पहले ठंडा मौसम था। हायर हिमालय में जो सॉइल में जो है कंकड़ पत्थर होते थे, उनके अंदर नीचे परमाफ्रॉस्ट कंडीशन होता था। फ्रोजन कंडीशन में सेडिमेंट एक दूसरे से जकड़े हुए होते थे। लेकिन आज क्या है, तापमान बढ़ने से वो फ्रोजन आइस मेल्ट हो चुकी है। उसके अंदर जो है हमारा रेन वाटर घुस रहा है। रेन वाटर घुसने के कारण उन कणों के बीच के जो गैप है उनको ढीला करता जा रहा है और ऐसे करके अंदर उसका धीरे धीरे क्षरण हो रहा है। और क्षरण होते ही एक समय आ रहा है जब वो नीचे अपने आप खेत हल्की बारिश से में भी खसक जा रहा है। तो ये मानक हमें सोचना होगा कि जो हमारी भवन निर्माण की शैली है, जो एक स्टैंडर्ड मानक होने चाहिए पहाड़ों में मकान बनाने के, उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। और वो क्या होगा, वो एक बड़े लंबे सोच और रिसर्च का विषय है। बड़ी कैलकुलेशन के बाद हमें ये बात कहनी होगी कि यहाँ पे इतने मंजिल का मकान बनेगा, यहाँ पे इतने ऊंचा घर बनेगा, इस जगह पे घर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। आप जगह जगह कह रहे हैं बाथरूम बनाओ। मेरे को बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि गांव में हर जगह बाथरूम बन रहे हैं और बाथरूम जो है या टॉयलेट बन रहे हैं, वो टॉयलेट जो है खेत के मुंडेर के किनारे पे बना रहे हैं, जो कि प्योरली अनसाइंटिफिक है। अगर आप खेत के मुंडेर के पास टॉयलेट बनाएंगे तो उसका पानी कहाँ जाएगा? उसका पानी नीचे को जाएगा और नीचे का जो किनारे वाला खेत है वो पहले तो उस खेत को उड़ाएगा, नहीं तो नीचे वाले खेत को उड़ा देगा। और इस तरह से आप जो है 1 मकान, 2 मकान, 3 मकानों को नुकसान पहुंच रहा है। तो इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जो हम शॉकपिट बना रहे हैं अपने घरों में। आपने बोल तो दिया कि घर घर में जो है टॉयलेट बनना चाहिए, लेकिन आपने जगह आइडेंटिफाई करके नहीं दी उनको समझाया नहीं कि कहाँ पे टॉयलेट बनना चाहिए, कहाँ पे शॉकपिट बनना चाहिए। इस बारे में कभी किसी ने कोई चिंता नहीं किया। और मैं राइट फ्रॉम बिगनिंग बोलता हूँ कि अगर आप अपना बाथरूम बनाएं, अपना टॉयलेट बनाएं, उसका शॉकपिट कहाँ पे होना चाहिए? खेत के मुंडेर की तरफ नहीं, खेत के बिट्टे की तरफ, अंदर की तरफ होना चाहिए, ताकि वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेगा सॉइल के अंदर। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा है और यही कारण है कि हमारे कई सारे घर जो है
मुंडेर पे जो बने हुए टॉयलेट है उनको उड़ाते हुए ले जा रहे हैं। आपने देखे होंगे कई सारे। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि जितनी भी ये इस तरह की आपदाएं आती हैं, जितनी भी इस तरह के ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनका अलग अलग जगह पे अलग अलग नेचर होता है। जैसे हमने कहा, किसी जगह को हमने कहा ये रॉक फॉल है, जहाँ बड़े बड़े चट्टान सीधे पहाड़ से लुढ़क करके नीचे सड़क में बम्प कर रहे हैं, उसको हमने कैटेगराइज किया रॉक फॉल में। कहीं पर हमने कहा डेब्रिस फ्लो है। डेब्रिस फ्लो का मतलब है कि राड़ा गाड़ा, मिट्टी, पत्थर, पेड़ सब गर 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 करके नीचे बह रहे हैं, इसको हमने डेब्रिस फ्लो कहा। कहीं पर हमने कहा मड फ्लो, खाली मड आ रहा है, बिल्कुल एकदम मिट्टी मिट्टी बह के आ रही, दलदल बनते जा रहा है। और कहीं हमने कहा कि जो है क्या कहते हैं उसके लिए सब्सिडेंस है। सब्सिडेंस का मतलब होता है कि ज़मीन का धसाव उस जगह में अपनी जगह पे हॉरिजॉन्टली वर्टिकल नीचे को मूव करना, उसको हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से हमने ये जो प्राकृतिक प्रक्रिया है इनको अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया। अब इसके हिसाब से इनका जो ओरिजिन है, इनकी जो उत्पत्ति के कारण है वो भी अलग अलग हैं। जैसे आपने कहा अभी कि साहब हम हर चीज़ को कहते हैं क्लाउड बर्स्ट हो गया, हर चीज़ को कहते हैं कि साहब वो एक्चुअली क्लाउड बर्स्ट जैसे शब्द हमारे भूविज्ञान में या मिथोलॉजी में ये कोई शब्द नहीं है। हम लोग कहते हैं इसमें रोल ऑफ प्रिसिपिटेशन, आइदर हैवी प्रिसिपिटेशन और द नॉर्मल प्रिसिपिटेशन। हैवी प्रिसिपिटेशन में क्या होगा, सडनली रेन वाटर आएगा, एक साथ 100 mm से ज़्यादा पानी अगर एक जगह पे आ गया 1 घंटे में तो पूरी ज़मीन को काट करके नीचे ले जाएगा, सरफेशियली रन ऑफ। लेकिन वहीं अगर हमारा कंटिन्यूसली ड्रिजलिंग हो रही है, धीरे 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 पानी बरसात का चल रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर अचानक पानी बढ़ गया, तो क्या होता है कि धरती का जो अंदर की जो सॉइल है वो सॉइल जो है संतृप्त होती है, मतलब सैचुरेट होती है। और जैसे ही वो एक क्रिटिकल लिमिट क्रॉस करेगी, दैट इज़ कॉल्ड ओवर सैचुरेशन। तो जैसे ही वो ओवर सैचुरेशन की पोजीशन पे आएगी, ये बस्ट आउट हो जाएगी और वो फूट जाएगा। तो जैसे आपने देखा अभी सैंजी गांव के ऊपर कोई ऐसा नहीं, पूरी बड़ा सा जो है एक जगह से चंक ऑफ लैंड बल्क में बाहर निकला और गड़ 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 करके नीचे कई गाँव को दबा करके ले गया। ऐसे आपने जो है नयार घाटी में रिकॉर्ड किया होगा, पिछले दिनों में आपने देखा होगा। तो ये सारी घटनाएं सिचुएशन, रॉक पोजीशन, मास और मटेरियल के ऊपर, ठीक है, और उसके अलावा जो उसकी ट्रिगरिंग फैक्टर है। ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है, जैसे पानी है, कहीं पर भूकंप है, कहीं पर मैकेनिकल व्हीकल मूवमेंट है, ये सारी चीज़ें, कहीं पर ब्लास्टिंग है, ये सारे फैक्टर्स ट्रिगरिंग फैक्टर कहलाते हैं। मैं एक वैज्ञानिक हूँ, भूवैज्ञानिक हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ कि इस सारे चक्र के पीछे कोई ना कोई एनर्जी है, कोई ना कोई चीज़ है जो इसको कंट्रोल किए हुए। उसका ज्ञान ना हमको है, ना आम आदमी, न किसी बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, मुझे लगता है उनको भी इसका ज्ञान नहीं था, इसलिए भी उन्होंने कोशिश करी, एफर्ट करा और उन्होंने कुछ मंत्र बनाए हैं। उस तपस्या के बाद उन्होंने आम जन को सुरक्षित रहने के लिए, उनको बचाने के लिए, मानव के जीवन को बचाने के लिए उन्होंने कुछ मंत्रों का क्या कहते हैं, उन्होंने एक नए नए मंत्र उन्होंने बनाए हैं, हमको एक ज्ञान देने की कोशिश करी है। जैसा हम छोटा सा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मैं कई बार चंडी प्रसाद भट्ट जी के साथ जाता हूँ तो डिस्कशन होता है कि साहब हम जब बुग्यालों में जाते हैं तो वहाँ एड़ी अछाड़ी होती है, वहाँ दुनिया भर के भूत प्रेत होते हैं, आदमी को हर लेते हैं। एक्चुअली उसके पीछे एक लॉजिक है, जो हमारे ऋषि मुनि और लोगों ने, जो पूर्वजों ने जो हमें अपने पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए जो मंत्र दिए हैं, उन मंत्रों का ही वो हिस्सा है। हम अगर बुग्यालों में जाके हल्ला करें, ग्लेशियर में जाके बैंड बजाएं, डोल पीटें, जैसे केदारनाथ में आजकल हो रहा है, प्योरली अनसाइंटिफिक, प्योरली अनसाइंटिफिक। Sound wave always create a frequency in the valleys, and because of that sound wave the avalanches takes place. Yes, ये प्रमाणित है। इसीलिए हम जब माउंटेनियरिंग करते हैं, मैंने एनआईएम किया हुआ है, माउंटेनियरिंग कोर्स किया है, जब हमको माउंटेनियरिंग में चलने का नियम सिखाए जाते हैं तो हम वहाँ आवाज़ नहीं करते, वहाँ हम इशारों से बात करते हैं कि अगर हमको कहना है कि यहाँ पे इकट्ठा हो, ऐसे ऐसे करके करेंगे सिग्नल और यूँ कर देंगे, मीन्स सारे लोग इकट्ठे होकर यहाँ पे इकट्ठा हो। कोई आवाज़ दे के नहीं बोलेगा कि आओ रे यहाँ पे आके खड़े हो जाओ, नो। तो साउंड वेव ऑलवेज इफेक्ट्स,
और साउंड वेव में जब आदमी की आवाज़ ही नुकसान पहुंचा सकती है, तो ये जो हेलीकॉप्टर हैं, ये जो गाड़ियों की आवाज़ हैं, ये जो बैंड और डमडम की आवाज़ हो रही है, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट। और यही कारण था कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये मंत्र दिया है कि प्रकृति के संरक्षण के लिए हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए।